नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनटीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज विज्ञान के अंदर हमारा तीसरा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है कार्य और ऊर्जा। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है और जनरल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको कुछ नए नए रीजंस पता लगेंगे कि कुछ जो हमारे रियल लाइफ के अंदर होने वाली घटनाएं हैं उसका क्या रीज़न होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, कार्य एवं ऊर्जा। ठीक है, अब एक आपको जानकारी और बता देता हूं, जो एक कमेंट बार बार में आ रहा था कि भाई जो नोट्स है वो कहाँ पर मिलेंगे। नोट्स अभी क्लासेज चल रही है, आप साथ साथ में नोट्स बनाइए, और जैसे ही क्लासेज आधी क्लासेज हो जाएगी या फिर पूरी क्लासेज हो जाएगी तो सभी की सभी नोट्स आपको जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आपको एक साथ में मिल जाएंगे, जिससे आप साथ में प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे। लेकिन तब तक आप अपने कॉपी के अंदर ये नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप लिखेंगे तो आपका रिवाइज अच्छे तरीके से हो जाएगा और याद भी आपको बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने टॉपिक का नाम है कार्य एवं ऊर्जा। ठीक है, तो अपने को क्या समझना है कि कार्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होता है, और ये जो टॉपिक है अपने फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस में अलग से अपने दिया गया है। ठीक है, अब देखो कई बार आपने घर के अंदर सुना होगा कि या तो दिन भर बैठी रहे कहीं काम कौन करे। ठीक है, अब वो कहीं काम कौन करे उसका रीजन क्या है, वो रीजन अपने को साइंस के इस टॉपिक से पता चलेगा कि वो ऐसा घर के अंदर क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कार्य क्या होता है। कार्य का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर अपने कोई न कोई बल लगता है, और साथ में उसके अंदर विस्थापन, मतलब अपने जगह से खिसकना जरूरी है। क्या जरूरी है? अपनी जगह से खिसकना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है और अपनी जगह पर एक भार लेकर खड़ा है। ठीक है, अगर वो पूरे दिन भी खड़ा रहेगा तो साइंस के अनुसार ये कहा जाएगा कि उसने कोई कार्य नहीं किया है। जैसे मान लीजिए एक आदमी होता है, ठीक है, और ये अपने सिर के ऊपर मान लो 10 केजी का भार लेकर खड़ा है। 10 केजी का भार लेकर खड़ा है तो वो कोई ना कोई काम अपने हिसाब से, कोई ना कोई काम तो वो कर रहा है। लेकिन साइंस ये कहता है कि अगर ये सिर पर कोई चीज लेकर खड़ा है और उसको लेकर नहीं चलता है या नहीं हिलता डुलता है, तो साइंस के अकॉर्डिंग उसने कोई काम नहीं किया। जैसे मान लीजिए कई बार घर के अंदर ऐसा होता है कि काम के बारे में कहा जाता है कि दिन भर कोई काम नहीं किया जाता। वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए अपने कोई ना कोई काम किया, ठीक है, और वहां पर खड़े खड़े ही वो अपनों ने काम कर दिया और उसके अंदर कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है, तो हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य उसके अंदर नहीं हुआ। ठीक है, ये उसका एक रीजन रहता है। अब वो घर के अंदर या सामाजिक साइंस के अंदर जो है वो अपने किस रीजन से कहा जाता है, जनरल लाइफ में किस रीजन से कहा जाता है, वो एक अलग रीजन है। बाकी अगर इसको हम आपस में जोड़ना चाहे तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके अंदर एक बल लगना चाहिए और साथ ही साथ में उसके अंदर एक विस्थापन होना चाहिए। और विस्थापन की परिभाषा हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ी थी कि कुछ भी चलते हैं, कहीं से भी हम खिसकते हैं, थोड़ी सी भी हम दूरी जो ट्रेवल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब विज्ञान की भाषा के अंदर हम इसकी क्या परिभाषा जो है वो इसकी होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, कार्य, बल विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। मतलब कि कोई भी बल लगेगा और कितना विस्थापन हुआ उसके अंदर ये देखा जाएगा। मतलब इसका देखो, कार्य को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में वर्क कहते हैं। वर्क कहते हैं, इसका मतलब इसको W से दर्शाया जाएगा। और बल और विस्थापन का गुणनफल, बल क्या होता है? बल देखो, बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, यानी कि इसको F से दर्शाया जाएगा। और विस्थापन आप पिछले टॉपिक के अंदर देख चुके हैं कि विस्थापन का मतलब क्या होता है? S से इसको दर्शाया जाता है, ये F इंटू एस। तो W बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू एस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक कुली होता है, वो अपने सिर के ऊपर एक भारी बोझा जो होता है वो उठाकर मान लीजिए खड़ा है, ठीक है, 10 किलो का है। लेकिन अगर वो खिसकता नहीं है तब तक हम क्या कहेंगे? वर्क डन जीरो है, मतलब कार्य उसने कितना किया है? कोई कार्य उसने नहीं किया है, मतलब जीरो कार्य किया है। लेकिन जैसे ही वो चलना स्टार्ट करता है, जितना वो चलेगा उसके अकॉर्डिंग उसका कार्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है पेपर में, एक कुली 5 किलो भार को लेकर 10 मीटर चलता है, तो कार्य ज्ञात कीजिए, कार्य ज्ञात कीजिए।
ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपना जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.S, मतलब कि बल इंटू विस्थापन। ठीक है, अब देखो बल कितना लगा है यहाँ पर, बल कितना है 5 kg, यहाँ पर कितना है 5 kg इंटू एस कितना है, देखो एस अपना कितना है, एस मतलब कितना, विस्थापन कितना है, तो 10 मीटर है, तो ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, अब देखो ये है 5 kg, देखो जी का मान अपना कितना होता है, वो 9.8 होता है, लेकिन हम उसको कितना लेते हैं, मान लीजिए एक बार हम उसको 10 लेते हैं, तो देखो 5 और जी का मान कितना होता है 9.8, मतलब कि एक बार 10 लेते हैं इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 500। ठीक है, वर्ग कितना किया, 500 का किया। अब देखो हमने क्या निकाला है, यहाँ पर हमने कार्य निकाला है, तो कार्य की जो यूनिट होती है, कार्य की जो इकाई होती है वो क्या होती है, अपनी जूल होती है। ये चीज अपने को यहाँ पर याद करनी है कि कार्य की इकाई क्या है, कार्य की जो इकाई है वो अपनी जूल होती है। ठीक है, जैसे देखो इकाई का मतलब क्या हुआ, जैसे समय होता है, समय को हम कैसे दिखाते हैं, सेकंड में, मिनट में या घंटों में दिखाते हैं। उसी तरीके से जब हम कार्य को नापते हैं कि कितना कार्य किया, तो वो कैसे नापते हैं, वो हम नापते हैं जूल के अंदर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन, देखो बल का मात्रक न्यूटन है। ठीक है, देखो बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक है, देखो बल का मात्रक न्यूटन है, ये कैसे याद करेंगे, देखो दूसरा जो नियम था F बराबर ma, ये किसने दिया था, ये है न्यूटन के नियम, न्यूटन के 3 नियम है, उसके अंदर सेकंड जो नियम दिया था वो बल का नियम दिया था। ठीक है, तो बल का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक होता है अपना मीटर होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक अपना जूल हो जाएगा। ये जो नई चीज है ये अपने को याद करनी है, कार्य का मात्रक जूल। और अपना जब पेपर आएगा तो उसके अंदर, साइंस के अंदर एक प्रश्न आपको पक्का पक्का मात्रक से या फिर सदिश अदिश, इन तीनों में से आपको एक प्रश्न पक्का देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिले या फिर पूरा एक प्रश्न इसी का देखने को मिल जाए, आपको एक प्रश्न यहां से पक्का पक्का पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में, विज्ञान के अनुसार किसी वस्तु पर बल लगाया लेकिन उसने अपना स्थान नहीं बदला, अर्थात विस्थापन नहीं किया, तो इसका अर्थ है कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी कार्य उसके अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो फन फैक्ट अबाउट वर्क, मतलब कार्य के बारे में कुछ ऐसे फनी फैक्ट है जिसको अपने जनरली ऐसा मानते हैं कि हमने कुछ कार्य किया है, लेकिन साइंस की भाषा में साइंस उसको कहता है कि उसने कोई भी कार्य नहीं किया है। जैसे मान लो एक गोल पार्क होता है, मतलब उस पार्क के अंदर अपने क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, मान लीजिए आपने वहां पर 5 चक्कर लगाए। ठीक है, कितने चक्कर लगाए, 5 चक्कर, उस गोल पार्क के 5 चक्कर लगाए। ठीक है, और चक्कर हम क्यों लगाते हैं, एनर्जी का जो लॉस करने के लिए ही हम करते हैं, मतलब कि अपना जो एनर्जी है वो बैलेंस करने के लिए हम वहां पर लगाते हैं। जैसे कई लोग फैट होते हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, वहां पर रनिंग करते हैं। लेकिन साइंस ये कहता है कि आपने यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है, घूमकर 5 चक्कर बाद में वापस वहां पर आ गए, तो वहां पर आपका विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन अपना होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जहां से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर अगर हम वापस पहुंच जाएंगे तो हमने विस्थापन यानी दूरी कोई भी ट्रेवल नहीं की है। और कार्य का जो अपना फॉर्मूला होता है वो अपना क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, अब विस्थापन अपना कितना है, 0 है, तो बल कितना भी लगा ले लेकिन कार्य अपना क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये जो स्टेटमेंट है वो अपने पेपर के अंदर आ जाते हैं कि यदि कोई गोल पार्क में दौड़ रहा है तो उसने कितना कार्य किया, तो वहां पर कोई कार्य नहीं गिना जाएगा। ठीक है, देखो कोई कार्य नहीं किया। देखो यदि आप एक गोल पार्क में दौड़ रहे हैं, जहां से शुरू किया पुनः दौड़कर वहीं आ जाते हैं, तो आपने विज्ञान की भाषा में कोई भी कार्य नहीं किया। ठीक है, अब देखो यदि आप सिर पर भारी बोझा लिए बिना हिले डुले खड़े हैं तो आपने कोई कार्य नहीं किया। ये हमारी साइंस की भाषा है, मतलब साइंस के अंदर कार्य करने के लिए आपको कुछ ना कुछ विस्थापन करना पड़ेगा। यदि आप एक
दीवार को क्या लगाएं, दीवार को धक्का लगाते हैं तो दीवार नहीं खिंच सकती है। अब देखो जनरली क्या होता है, जैसे बच्चे खेलते रहते हैं और दीवार को धक्का लगाते हैं, लेकिन दीवार तो अपने स्थान पर ही रहती है, लेकिन हमने कुछ ना कुछ उसके ऊपर एनर्जी लगाई है, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी लगाई है, लेकिन विज्ञान की भाषा में ऐसा माना जाता है कि उसने कोई भी कार्य नहीं किया है। रीजन उसका क्या है कि दीवार को धक्का लगाने पर वो अपनी जगह से खिसकेगी नहीं, और नहीं खिसकेगी तो कोई विस्थापन नहीं होगा, और विस्थापन जब नहीं होता तो हमेशा उसके अंदर क्या माना जाता है, कार्य हमेशा ही जीरो माना जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, और इस टाइप के और स्टेटमेंट भी बन सकते हैं जो पेपर में अपने स्टेटमेंट के अंदर आ सकते हैं। तो इनका मेन कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है कि विस्थापन होना जरूरी है, ठीक है, विस्थापन होना जरूरी है। अब देखो इन चीजों से क्या निष्कर्ष निकलता है, उन निष्कर्ष के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो कार्य करने के लिए बल एवं विस्थापन होना जरूरी है, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, मतलब कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो W बराबर, इसको कार्य को किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। F मतलब बल इंटू एस, F डॉट एस। तो पेपर में प्रश्न आ सकता है, कार्य के लिए निम्न में से सही है, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। इसका मात्रक दे देंगे, मात्रक दे देंगे वॉट, ठीक है, और कार्य बराबर दे देंगे एफ साइन थीटा दे देंगे, ठीक है, कार्य बराबर एफ इंटू साइन थीटा कॉस थीटा दे देंगे, और डी दे देंगे कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो देखो कंफ्यूज करने के बहुत सारे तरीके। यहां पर देखो आपको कार्य का मात्रक वॉट दे दिया, लेकिन हम मात्रक पढ़ चुके हैं, कार्य का मात्रक तो क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब कि गलत हो जाएगा। कार्य बराबर एफ डॉट एस साइन थीटा दिया है, यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा दिया है, ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। साइन थीटा कोस थीटा के अंदर भी एक फॉर्मूला बनेगा, लेकिन ये जो दोनों फॉर्मूले ये यहां तक गलत हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही हो जाएगा अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और पिछले जो नॉलेज के अंदर थोड़ी सी चीजें अपने को साथ में और ऐड ऑन करनी पड़ेगी। जैसे हमने देखा कि विस्थापन अपना सदिश है, वेग अपना सदिश है, त्वरण अपना सदिश है, ठीक है। अब यहां पर कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्यों है, देखो सदिश और अदिश में हमने पढ़ा था कि जो दिशा बताता है वो है सदिश, और जो दिशा नहीं बताता वो अपना क्या है, अदिश है। तो जब हम कार्य करते हैं तो क्या हम बताते हैं कि हमने उस दिशा के अंदर, एक्स दिशा के अंदर हमने कार्य कर दिया, दिशा नहीं बताते। जब हम दिशा नहीं बताते तो वो क्या हो जाती है, हमारी अदिश राशि हो जाती है, ठीक है। अदिश मतलब इसके अंदर दिशा बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताना है कि इतने जूल का हमने कार्य किया। ये नहीं बताना पड़ता कि इतने जूल का कार्य या 10 जूल का कार्य एक्स दिशा में किया है या 10 जूल का कार्य हमने वाई दिशा में किया। और कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, अपना कार्य का मात्रक हो जाएगा जो अपना जूल हो जाएगा, ठीक है। देखो दो चीजों के मात्रक जूल है, जूल किस किस का मात्रक है, जूल एक तो मात्रक है कार्य का, ठीक है, एक अपना ऊर्जा, एनर्जी जिसको बोलते हैं ऊर्जा, ठीक है। इन दोनों के मात्रक अपने क्या है, जूल है। और ये जो एक और जो मात्रक है इसके बारे में भी आज ही क्लास में हम पढ़ेंगे, तो इसका भी मात्रक क्या होता है, अपना जूल होता है। देखो कई बार कार्य का निम्न सूत्र भी काम में आता है, ठीक है। देखो कार्य के अपने को दो फॉर्मूले अपने को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो एक कार्य का फॉर्मूला है बल इंटू विस्थापन, एक कार्य का है बल इंटू विस्थापन, तो लिखना ही है। बस एक चीज और अपने को इसमें साथ में याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है, कॉस थीटा याद रखना पड़ेगा। अब इस कॉस थीटा को देख के या इन फॉर्मूलों को देख के अपने को भागना नहीं है, क्योंकि देखो फॉर्मूले का मतलब क्या है, एक तो आप पूरी परिभाषा याद करेंगे कि जब किसी भी वस्तु के ऊपर बल तथा विस्थापन होता है तब उसको बल कहते हैं। इससे अच्छा हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं
कि कार्य का मतलब बल इंटू विस्थापन है। इससे क्या होगा कि अपने को एक तो शॉर्टकट रूप में याद रह जाता है। अब याद तो सिर्फ एक ही शब्द करना है, कॉस थीटा। ठीक है, क्या याद रखना है? कॉस थीटा। तो दो फॉर्मूले हो गए, बल इंटू विस्थापन, और एक हो जाएगा बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये चीजें अपने को याद रखनी है। अब देखो उसके बाद में ये देखो, ये है अपना फॉर्मूला, तो एफ डॉट एस और साथ में एफ डॉट कॉस थीटा, ये दो फॉर्मूले अपने यहाँ पर हो जाएंगे बल के। देखो पूरी साइंस के अंदर 3 या 4 ही फॉर्मूले हैं, उसके अंदर एक फॉर्मूला आपने इस क्लास के अंदर देख चुके हैं और एक दो फॉर्मूले अपने पिछली क्लास में देखे थे। तो फॉर्मूलों को देखकर अपने को छोड़कर भागना नहीं है, क्योंकि देखो अगर प्रश्न को अपने को कवर करना है तो अपने को यहाँ से चलना पड़ेगा, थोड़े बहुत फॉर्मूले अपने को यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। और वास्तव में ये फॉर्मूले नहीं है, ये अपनी परिभाषा है। 3 लाइन की परिभाषा याद करने से अच्छा अपने क्या 2 शब्द याद कर लेते कि बल और विस्थापन का गुणनफल जो होता है वो अपना क्या होता है? कार्य होता है। अब देखो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री दिया जाता है तो कार्य का मान क्या आता है? 0 आता है। अब 0 क्यों होता है? एक छोटा सा रीजन आपको बता देता हूं कि कोस 90 डिग्री जो होता है अपना 0 होता है। जैसे ही कोस 90 डिग्री का मान यहां पर रखेंगे, देखो एफ डॉट एस कोस थीटा, कोस 90 डिग्री 0 होता है, तो देखो क्या एफ एस यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो पूरा ही अपना क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर समझ में आता है तो कोस 90 का मान 0 होता है, ये याद कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे एफ डॉट एस कोस थीटा, और 90 डिग्री पर लगे तो वो अपना क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो अब यहां पर अपना जो कार्य का इतना सा ही टॉपिक था, मतलब कि टॉपिक अलग से दिया गया है, इसका मतलब प्रश्न बनने की संभावना अपनी पूरी पूरी बनती है। ठीक है, और कार्य का जो टॉपिक था वो इतना सा ही टॉपिक था, तो बिल्कुल इजी वे में अच्छे तरीके से हम उसमें याद कर सकते हैं। तो देखो उसमें याद क्या करना है, एफ डॉट एस ये अपना कार्य हो जाता है, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस कॉस थीटा हो जाता है, जहां पर कॉस थीटा अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? अपना 0 हो जाएगा। उसके बाद में इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक जो है वो अपना जूल इसका मात्रक है। और उसके बाद में और क्या पढ़ा? यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अगर इन शॉर्ट आप याद करना चाहे तो ये 4 ही लाइनें अपने को याद करनी है, ये 4 ही लाइनें, और लाइनें ही नहीं, ये है 4 ही शब्द आपको याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना क्या है? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा अपने यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये टॉपिक भी जो है अपने सिलेबस के अंदर अलग से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो देखो ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। तो देखो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है हमें किसे मिलती है? सूर्य से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का व कार्य दोनों का मात्रक क्या है? देखो मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा का मात्रक जूल और कार्य का मात्रक ये भी अपना क्या होता है? जूल होता है। ये दोनों ही मात्रक अपने को याद रखने हैं। अब देखो 1 किलो जूल का मतलब क्या होता है? देखो 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1 केजी। 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे क्या है? 1 किलो जूल है, किलो का मतलब अपना 1000 होता है, तो देखो 1 किलो जूल कैसे लिखेंगे? 1 किलो जूल, तो 1 किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, और जे जैसा का जैसा वैसा वैसा, तो 1 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 1000 जूल। बस ये चीज अपने को याद रखनी, ये पेपर में पूछ ली जाती है कि 1 किलो जूल का मतलब क्या होता है? तो 1000 जूल। यहां पर क्या रखना है? सिर्फ किलो का मान अपने को यहां पर रखना है। ठीक है, अब देखो पेपर में एक प्रश्न और बनता है, 1 कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी का मान कितना होता है? 4.18 किलो जूल। ये देखो ये इस क्लास के लास्ट में एक बार फिर से आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 1 कैलोरी का मतलब क्या होता है? 4.18 किलो जूल होता है। ठीक है, 4.18 किलो जूल। अब वापस आ जाते हैं हम ऊर्जा के ऊपर। देखो ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, मतलब जो ऊर्जा होती है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक होती है हमारी गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, इसमें कुछ भी अपने को याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम अगर इसको समझ लेते हैं तो अपने को ये हमेशा के लिए दिमाग में फिक्स हो जाएगा। देखो गतिज ऊर्जा के अंदर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर क्या होगी? हमेशा गति होगी। जैसे मान लीजिए बच्चा चल रहा है, गतिज ऊर्जा है।
गाड़ी ट्रेन चल रही है उसके अंदर भी गतिज ऊर्जा है, पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है उसके अंदर भी हमारी क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, चलना। ठीक है, अब देखो स्थितिज ऊर्जा का मतलब हम समझते हैं। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी गतिज ऊर्जा करने से पहले हम जो कार्य करते हैं वो स्थितिज ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए कई बार हम क्या करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जो ये जो प्रोसेस आगे की तरफ जो चलता है वो हमारा गतिज ऊर्जा है। लेकिन इस प्रोसेस को चलाने के लिए पहले पीछे की तरफ हाथ लेकर जाना पड़ता है, तो वो जो एनर्जी हमारी स्टोर हो रही है, मतलब संचयन जो एनर्जी का हो रहा है, ऊर्जा का जो संचयन हो रहा है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है स्थितिज ऊर्जा। जैसे लेटे सपोज किसी को थप्पड़ मारना है तो क्या करेंगे, पहले पीछे की तरफ हाथ ले जाएंगे। अब यहां तक जो है ये हमारी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। अब मैक्सिमम मेरा हाथ जा चुका है, मतलब यहां पर मेरी स्थितिज ऊर्जा क्या है, मैक्सिमम। अब उसके बाद में हाथ इस तरीके से चलेगा, तो यहां से जो स्टार्ट हुआ है यहां से हमारी गतिज ऊर्जा स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो यहां पे पीछे हाथ लिया, क्या मैक्सिमम था, स्थितिज ऊर्जा। अब वापस अब क्या आ गई, गतिज ऊर्जा। ये जो गतिज ऊर्जा आ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कई बार हम क्या करते हैं, रबड़ को खींचते हैं। ठीक है, रबड़ को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो ये जो पीछे की तरफ जो खींचने का प्रोसेस है वो तो है अपना स्थितिज ऊर्जा। खींचने के बाद में वो रबड़ जाएगा फास्ट स्पीड से, तो वो आगे जाने का जो प्रोसेस हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना गतिज ऊर्जा। अब बात करते हैं कि कहां पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, मतलब सबसे ज्यादा होती है, और कहां पर मिनिमम होती है। देखो मैक्सिमम कहां पर होगी, जैसे पीछे हाथ गया तो यहां पर ये मैक्सिमम हो चुकी है। ठीक है, और अब गतिज ऊर्जा के अंदर उसका क्या हो जाता है, ट्रांसफर होने लग जाता है, मतलब गतिज ऊर्जा के अंदर उसका स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। अब देखो हम चलते हैं जो साइंस की भाषा के अंदर इसको कैसे जो है परिभाषित किया गया है। फर्स्ट अपना है गतिज ऊर्जा। ठीक है, प्रकृति में गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, मतलब कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का जो योग होगा वो अपना क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। अब यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ऐसा नहीं है कि ये अलग से बनाई जाती है, ऐसी कोई मशीन है जो ऊर्जा बनाती है। ऊर्जा हमेशा ट्रांसफर होती रहती है, कभी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है वो क्या होती है, एक फिक्स होती है, ये ना उत्पन्न की जा सकती है ना इसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, प्रत्येक गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। अगर गति कर रही है इसका मतलब उसके अंदर क्या होगी, एक गतिज ऊर्जा उसके अंदर होगी। जैसे चलता हुआ या दौड़ता हुआ व्यक्ति, उसके अंदर गति कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, उसके बाद में देखो बहती हवा, बहती हुई हवा है, उसके अंदर भी क्या हो रही है, एक गति हो रही है, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। घूमता हुआ पहिया, पहिया घूम रहा है, इसका मतलब वो गति कर रहा है, और गति कर रहा है इसका मतलब वहां पर उसके अंदर एक गतिज ऊर्जा होगी। गिरता हुआ नारियल, नारियल ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उसके अंदर भी एक गति हो रही है, गति हो रही है, तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, इसका गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण हो जाएगा। लुढ़कता हुआ पत्थर, ये भी हो जाएगा अपना गतिज ऊर्जा का उदाहरण। अब देखो सब चीजों के अंदर एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि सब चीजों में गति हो रही है, मतलब सब चीजों के अंदर वेग है। इसका मतलब अगर गतिज ऊर्जा की हम बात करते हैं, गतिज ऊर्जा, तो कहीं ना कहीं अपने को इसके सूत्र के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वेग देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा कि हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। अब देखो नेक्स्ट, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दो बार हम इसको अगर रिवाइज करते हैं तो धीरे धीरे अपने को ये दिमाग में अपने सेट हो जाएगा। यहां पर देखो गतिज ऊर्जा बराबर क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर m का मान क्या होता है, देखो स्टार्टिंग पहली क्लास से अपने यही देख रहे हैं कि m का मतलब हमेशा ही हम क्या रखते हैं, द्रव्यमान रखते हैं, मतलब कि
जो चीज है वो कितने किलो की है, 5 किलो 10 किलो जो होता है वो अपना क्या होता है, यहाँ पर m होता है, मतलब कि उसका द्रव्यमान होता है। गतिज ऊर्जा वेग की वर्ग पर निर्भर करती है। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, देखो गतिज ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर कर रही है, वेग के वर्ग के ऊपर, क्योंकि हाफ m v स्क्वायर, तो v क्या है, वेग है, मतलब वेग के वर्ग के ऊपर वो निर्भर कर रही है। अर्थात जितना अधिक वेग होगा उतनी अधिक गतिज ऊर्जा होगी। ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और ये भी याद नहीं करना है, ये अपने को बार बार में जैसे ही रिवाइज होगा तो ये धीरे धीरे अपने को याद हो जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास भी होगी तो 4-5 बार उसके अंदर भी ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो उसके बाद में आपने आते हैं स्थितिज ऊर्जा। देखो सबसे पहली बात कि नाम में ही स्थिति है, ठीक है, मतलब स्थिर रहने की जो टेंडेंसी है वो अपनी स्थितिज ऊर्जा है, मतलब एक स्थान पर खड़े रहने की। जैसे मान लीजिए एक आपके सामने क्या है, जो धनुष होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीर को पीछे की तरफ खींचा जाता है और रोका जाता है, मतलब कि वहां पर रोका जा रहा है, मतलब स्थिर किया जा रहा है, इसका मतलब वहां पर उसमें क्या हो जाएगी, एक स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। उसके बाद में उस तीर को जैसे ही छोड़ेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो गतिज ऊर्जा के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। ये एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। किसी भी वस्तु में ऊर्जा का संचयन करना स्थितिज ऊर्जा होता है, ऊर्जा का संचयन करना, अर्थात वस्तु की स्थिति व वस्तु की स्थिति व ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वही अपना क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो इसका उदाहरण दिया गया, क्या है यहाँ पर उदाहरण, किसी रबड़ को पीछे की तरफ खींचना स्थितिज ऊर्जा है, वह छोड़ने पर रबड़ जो गतिमान हो जाएगा उसको हम क्या कह देते हैं, वो होता है हमारा गतिज ऊर्जा के अंदर परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब ये आप स्थितिज ऊर्जा के कई उदाहरण के अंदर हम देखते हैं कि पहले स्थितिज ऊर्जा आती है, फिर उसके बाद में उसमें गतिज ऊर्जा आती है, मतलब स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, ठीक है। अब देखो पत्थर को जमीन के गुरुत्व बल के विरुद्ध उठाया जाता है। देखो पत्थर यहां से गिराया जा रहा है, डायरेक्ट नीचे जा रहा है, उसके अंदर क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन नीचे से जब पत्थर ऊपर की तरफ उठाया जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, वो पृथ्वी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ऊपर की तरफ ले जाकर हम उसे रोक देंगे, मतलब वो क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर आ जाएगी। तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है कि पत्थर को जमीन के बल के विरुद्ध ऊपर उठाना स्थितिज ऊर्जा है, वह यह ऊर्जा mgh होती है। जब पत्थर छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। स्थितिज ऊर्जा जो है किस में बदल जाती है, जो अपनी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब देखो स्थितिज ऊर्जा क्या है, अपना mgh, यहां पर अपना m क्या है, m जो होता है अपना द्रव्यमान, ठीक है। अब जो लगातार क्लास ले रहे हैं वो तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे, g का मान वो खुद बता सकते हैं, क्योंकि g का मान अपने गुरुत्वीय त्वरण होता है, g का मान पूरे साइंस के अंदर ये 9.8 होता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट जो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मैं आपको कम से कम 10-12 बार बता चुका हूं कि इसकी जो यूनिट है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अपना g हो गया, ठीक है। g का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो h का मतलब क्या होता है, h का मतलब होता है हाइट, मतलब कि ऊंचाई जो है वो इसका मतलब होता है। यहाँ पर देखो वो नोटेशन भी लिखा गया, m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और h का मतलब ऊंचाई, ठीक है। अब देखो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कंक्लूजन मैं यहाँ पर लिख देता हूं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर और इसका फॉर्मूला क्या है, mgh, ठीक है। ये दोनों इसके क्या है, फॉर्मूले हैं। अब दोनों की ही यूनिट क्या होगी, जूल होगी,
मतलब गतिज ऊर्जा भी किस में मापी जाएगी, जूल के अंदर मापी जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा भी अपने किस में मापी जाएगी, जूल में मापी जाएगी। ठीक है, और दोनों ही अपने क्या है, दोनों ही अपने अदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। ठीक है, ये भी अपनी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अदिश राशि अपनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो ठीक है, तो देखो आज की क्लास के अंदर हमने छोटा सा टॉपिक जो है वो यहाँ पर बात की है। ठीक है, और एक क्लास और आएगी इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट और रहेगा। वो थ्योरी पार्ट मैं अभी इसलिए नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा अपने याद करने का पोर्शन रहेगा, मतलब 5 से 7 लाइनें उसके अंदर अपने को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो जो अपने को यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना रहती है, इसलिए मैं आपको याद करने वाली चीजें जो है यहाँ पर बार बार में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, तो पिछली थ्योरी को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर आना, जिससे क्या हो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा और आपकी जो डाउट्स है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।